हेलो स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 12th। लास्ट टाइम हम लोगों ने जो हमारा जो मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस मतलब अनुवांशिकता का जो आणविक आधार वाला जो चैप्टर चल रहा है, उसमें मैंने लास्ट टाइम आप लोगों को डीएनए रेप्लिकेशन कैसे होता है, मतलब डीएनए प्रतिकृतिकरण कैसे होता है, इसका मेसलसन और स्टाहल एक्सपेरिमेंट समझा दिया था। मेसलसन और स्टाहल ने अपने एक्सपेरिमेंट के द्वारा ये प्रूव कर दिया था कि डीएनए का जो रेप्लिकेशन होता है, डीएनए का जो प्रतिकृतिकरण होता है, वो सेमी कंजर्वेटिव मेथड से होता है, मतलब अर्ध संरक्षी विधि से होता है। और उसमें उन्होंने फाइनल कंक्लूजन ये निकाल के बताया था कि जब डीएनए का रेप्लिकेशन होता है और जब एक डीएनए से दो नए डीएनए मॉलिक्यूल बनते हैं, तो उन दो नए डीएनए मॉलिक्यूल में एक स्ट्रैंड पुराना होता है और एक स्ट्रैंड नया होता है। ये बात हम लोग मेसलसन और स्टाहल के प्रयोग में समझ चुके थे, और उसमें इस विधि को उन्होंने नाम भी दिया था सेमी कंजर्वेटिव मेथड ऑफ डीएनए रेप्लिकेशन, मतलब डीएनए द्विगुणन की या डीएनए प्रतिकृतिकरण की अर्ध संरक्षी विधि। अब 12th लेवल पे जो बोर्ड की एग्जामिनेशन होती है, जरूरी नहीं कि मेसलसन और स्टाहल का एक्सपेरिमेंट आए, पर ये जो क्वेश्चन जो मैं आज आपको समझा रहा हूँ, इसके आने की पॉसिबिलिटी बहुत ज़्यादा है। ये प्रश्न ऐसे आएगा, आपसे पूछेंगे वो डीएनए प्रतिकृतिकरण क्या है, इसकी क्रियाविधि का वर्णन कीजिए। व्हाट इज डीएनए रेप्लिकेशन, डिस्क्राइब इट्स प्रोसेस। और कभी कभी इसी में वो इसका महत्व भी पूछ लेते हैं, मतलब इस प्रोसेस का सेल के लिए, हमारी बॉडी के लिए क्या महत्व होता है, क्या सिग्निफिकेंस है इसका। ये क्वेश्चन पिछले कुछ वर्षों में बोर्ड की परीक्षा में पूछा गया है, तो ये प्रश्न को आप बहुत ध्यान से समझना। थोड़ा सा कठिन है बट सरल समझ में आ जाएगा। तो सबसे पहले तो अपने को डेफिनेशन समझना कि डीएनए रेप्लिकेशन क्या है। वो मैंने आपको पहले भी बता दी थी, पर एक बार और डबल से रिसाइट करवा देते हैं। डीएनए से डीएनए बनने की विधि को डीएनए रेप्लिकेशन या डीएनए प्रतिकृतिकरण कहते हैं। द प्रोसेस ऑफ सिंथेसिस ऑफ न्यू डीएनए फ्रॉम पेरेंट डीएनए मॉलिक्यूल इज नोन एज डीएनए रेप्लिकेशन। जब मैंने आपको इस यूनिट का फर्स्ट चैप्टर आपको पढ़ाया था, तब मैंने आपको सियाम और बेंजीर का एक मॉडल बताया था, और उसमें बताया था कि जो जीन्स होते हैं, उन जीन्स के अलग अलग यूनिट होती है जो उस डीएनए के अंदर अलग अलग काम को या उसके अलग अलग फंक्शंस को परफॉर्म करती है। तो जो डीएनए में जो यूनिट होती है, जो इस प्रोसेस के लिए रिस्पॉन्सिबल होती है, उस यूनिट का नाम होता है रेप्लिकॉन। तो रेप्लिकॉन मीन्स द यूनिट ऑफ डीएनए रेप्लिकेशन। तो वो रेप्लिकॉन यूनिट जहां पर बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है, और वो रेप्लिकॉन यूनिट तो रोल प्ले ही करती है, प्लस अब चूंकि नया डीएनए बनना है, मतलब नया स्ट्रैंड सिंथेसिस होना है पुराने स्ट्रैंड पर, तो उसके लिए बहुत सारे एंजाइम्स की आवश्यकता पड़ती है। तो ये तो आपको डेफिनेशन हो गई कि डीएनए से डीएनए बनने की विधि को डीएनए रेप्लिकेशन कहते हैं। द प्रोसेस ऑफ सिंथेसिस ऑफ डीएनए फ्रॉम डीएनए इज नोन एज डीएनए रेप्लिकेशन। अब इस प्रोसेस का क्या मैकेनिज्म है, तो उसमें आपको एक डायग्राम भी बनाना पड़ेगा, और इसके लिए क्या क्या एंजाइम्स, कौन कौन से एंजाइम्स इस प्रोसेस में भाग लेते हैं, और उन एंजाइम्स का उस प्रोसेस में क्या रोल है, ये भी आपको बताना पड़ेगा। तो इसमें लगभग लगभग 6 एंजाइम या 6 प्रोटीन फैक्टर इस प्रोसेस में भाग लेते हैं, और ये एक बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड प्रोसेस है, और ये प्रोसेस सेल डिवीजन की
इंटरफेज की एस फेज में होती है। ये मैं आपको पहले भी समझा चुका हूं। मतलब डीएनए रेप्लिकेशन कब होता है? जब सेल डिवीजन होता है, और सेल डिवीजन की जब इंटरफेज आती है तो उस इंटरफेज में 3 फेज होती है, G1, एस और G2। तो जो एस फेज होती है उसमें सेल अपने अमाउंट डीएनए अमाउंट को डबल करती है, मतलब अपने डीएनए की मात्रा को दोगुनी करती है, ताकि वो डीएनए जो भी नई सेल बनना है उसमें इक्वल अमाउंट में वो बराबर मात्रा में चला जाए। तो इसके पहले वो डीएनए को बढ़ाएगी। तो डीएनए बढ़ाने का कोई ऐसी कोई फोटोकॉपी मशीन तो है नहीं सेल के अंदर। तो वो क्या काम करेगी? उसको सिंथेसाइज करेगी, उसका रेप्लिकेशन करेगी। तो उसमें एंजाइम्स भाग लेंगे, क्योंकि हमारी बॉडी के अंदर दो ही तरीके से प्रोसेस होती है, या तो एंजाइमेटिक होती है या हार्मोनल होती है। तीसरा कोई तरीका ही नहीं है हमारी बॉडी में कोई भी मेटाबॉलिक एक्टिविटी होने का। तो हमारी बॉडी के अंदर जितनी भी मेटाबॉलिक एक्टिविटी या उपापचय क्रियाएं होती है, या जो भी बायोलॉजिकल एक्टिविटी हमारे शरीर के अंदर होती है, या तो वह एंजाइम की उपस्थिति में होगी या हार्मोन्स की उपस्थिति में होगी। या हार्मोन्स उसको रोल मतलब उसको रेगुलेट करेगा, या एंजाइम उसको कैटेलाइज करेगा। तो ये इंटायरली एक एंजाइमेटिक प्रोसेस है। इस प्रोसेस में 6 एंजाइम भाग लेते हैं। तो सबसे पहले तो आपको उनको 6 के नाम आपको याद होना चाहिए। तो सबसे पहला जो इसमें एंजाइम है वो एंजाइम होता है अपना डीएनए हेलिकेज। डीएनए हेलिकेज क्या करता है? जो डीएनए के जो दोनों स्ट्रैंड होते हैं, जैसे सपोज करो अपन ने डीएनए का वाटसन एंड क्रिक मॉडल पढ़ाया था, तब अपन ने बनाया था कि डीएनए के 2 स्ट्रैंड होते ही, तो वो दोनों स्ट्रैंड को पहले अनकोइल करना इस टाइप से। ये जो अनकोइलिंग जो प्रोसेस होगी डीएनए के स्ट्रैंड की, वो प्रोसेस जो है मतलब इन दोनों स्ट्रैंड को अलग अलग करने का काम कौन सा एंजाइम करेगा? डीएनए हेलिकेज करेगा। ठीक है, तो डीएनए हेलिकेज का काम क्या हो गया? डीएनए के दोनों स्ट्रैंड को अलग अलग करना। ठीक है, अब चूंकि डीएनए हाईली कोइल्ड होता है, अत्यंत कुंडलित होता है, जैसे रस्सी होती है, वो रस्सी में कैसे बल होते हैं, मतलब वो कैसे कोइल्ड होती है, कुंडलित होती है, तो ऐसे कैसे डीएनए भी कुंडलित होता है। तो उसके अंदर जो टेंशन है, जो तनाव है, उस तनाव को दूर करता है, मतलब उसको स्ट्रेट करता है डीएनए स्ट्रैंड को। स्ट्रेट मतलब सीधा करता है। वो काम करने का काम कौन सा एंजाइम करता है? डीएनए गायरेज। डीएनए गायरेज इसका काम होता है टू रिलीव द टेंशन फ्रॉम डीएनए स्ट्रैंड, मतलब डीएनए स्ट्रैंड के तनाव को दूर करना। इसी एंजाइम का एक नाम और भी है, इसको टोपो आइसोमरेज भी कहते हैं। ठीक है, तो डीएनए गायरेज या टोपो आइसोमरेज। तीसरा एंजाइम जो रहता है वो क्या काम करता है? उसका नाम होता है प्राइमेज। ये प्राइमेज जो एंजाइम होता है ये प्राइमर के सिंथेसिस में हेल्प करता है। मतलब इसका काम होता है नए न्यूक्लियोटाइड जो आएंगे उनके सिंथेसिस को ये हेल्प प्रमोट करेगा, हेल्प करेगा उसमें। डीएनए पॉलीमरेज जो कि मेन प्रिंसिपल एंजाइम है इस प्रोसेस का। मतलब इस एंजाइम की बिगर तो हम कल्पना भी नहीं कर सकते कि एक डीएनए से दूसरा स्ट्रैंड नया डीएनए बनेगा। जैसे कभी अगर जैसे सपोज करो अगर आपको परीक्षा में कुछ भी नहीं आता है और अगर तुमने जैसे ये लिख दिया डीएनए और डीएनए से डीएनए और इसके ऊपर लिख दिया डीएनए रेप्लिकेशन, है ना, वो नीचे लिख दिया डीएनए पी, तो ये आपको नंबर मिल जाएगा। आपको इतनी बड़ी जो मैंने डेफिनेशन बताई थी उस डेफिनेशन का ये बिल्कुल एकदम संक्षिप्त रूप है। मतलब डीएनए से डीएनए बनने की प्रोसेस को डीएनए रेप्लिकेशन कहते हैं। और ये कौन से एंजाइम की प्रेजेंस में होती है? डीएनए पॉलीमरेज, डीऑक्सी राइबोन्यूक्लिक एसिड पॉलीमरेज एंजाइम। तो डीएनए पॉलीमरेज क्या काम करता है? नए डीएनए स्ट्रैंड का सिंथेसिस करता है। फिर उसके बाद होता है प्राइमर, आरएनए प्राइमर। ये जो रहता है नए नए जो न्यूक्लियोटाइड होते हैं उनको उनके सिंथेसिस को कि नए न्यूक्लियोटाइड को लाता है आरएनए प्राइमर। ठीक है, और डीएनए लाइगेज क्या करता है?
जो न्यूक्लियोटाइड बनते हैं उन न्यूक्लियोटाइड फ्रेगमेंट के बीच में यदि कोई गैप है, उन गैप को भरने का काम डीएनए लाइगेज एंजाइम करता है। तो ऐसे ये 6 एंजाइम इस प्रोसेस में भाग लेते हैं। डीएनए हेलिकेज, डीएनए गायरेज, प्राइमेज, डीएनए पॉलीमरेज, आरएनए प्राइमर और डीएनए लाइगेज। इनका सबका अपना स्पेसिफिक रोल होता है इस प्रोसेस में। अब जैसे ये डायग्राम बना है, इस डायग्राम में ये डीएनए का ऐसा हो चुका है, ये मतलब ऐसी वाई शेप्ड स्ट्रक्चर बन चुकी है ये रेप्लिकेशन फार्क। और इस रेप्लिकेशन फार्क को बनाने में जो मैंने अभी बताया था सीएम और बेंजीर की जो रेप्लिका, जो मॉडल में जो रेप्लिकान यूनिट होती है उसका इंपॉर्टेंट रोल होता है। डीएनए के 2 स्ट्रैंड होते हैं, आपको मालूम है, 5 प्राइम टू 3 प्राइम और 3 प्राइम टू 5 प्राइम। अब ये दोनों स्ट्रैंड इस टाइप से अलग अलग हो गए। एक स्ट्रैंड पर इस डायरेक्शन में सिंथेसिस होगा, मतलब सिंथेसिस 5 प्राइम टू 3 प्राइम डायरेक्शन में ही होगा, ये भी याद रखना, ठीक है। तो ये जो 5 प्राइम टू 3 प्राइम स्ट्रैंड है, तो इसमें डीएनए का रेप्लिकेशन इस इधर की ओर होगा ऐसे, और ये जो 3 प्राइम टू 5 प्राइम है इधर, इसमें इधर होगा। और जब ये हो जाएगा तो जहां से ये दोनों स्ट्रैंड इस टाइप से अलग हो जाएंगे और एक डीएनए से 2 नए डीएनए मॉलिक्यूल बन जाएंगे, ठीक है। अब इसमें जो यहाँ पे ये अंग्रेजी के लेटर वाई जैसी ये जो स्ट्रक्चर बन रही है, इसको हम लोग रेप्लिकेशन फॉर्क कहते हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये क्वेश्चन परीक्षा के अंदर आता है, बहुत ध्यान से समझना आप लोग। तो ये जो 5 प्राइम टू 3 प्राइम स्ट्रैंड है, जब इस पे डीएनए का रेप्लिकेशन होता है तो इस पे कंटिन्यूअस होता है, बिल्कुल, मतलब विदाउट एनी इंटरप्शन, मतलब किसी अवरोध के, मतलब सतत होता है। तो इस स्ट्रैंड को हम लोग कंटिन्यूअस, इस स्ट्रैंड पे जो लगातार होता है तो इसको बोलते हैं कंटिन्यूअस सिंथेसिस, मतलब कंटिन्यूअस सिंथेसिस मतलब सतत संश्लेषण, है ना। और इस पे होता है डिसकंटिन्यूअस, इस पर कैसा होगा, डिसकंटिन्यूअस सिंथेसिस होगा, मतलब असतत संश्लेषण होगा। इसलिए इस स्ट्रैंड को जो 5 प्राइम टू 3 प्राइम है, इसको लीडिंग स्ट्रैंड कहते हैं, और इस स्ट्रैंड को लेगिंग स्ट्रैंड कहते हैं। इसको लीडिंग स्ट्रैंड और उसको लेगिंग स्ट्रैंड कहते हैं, ठीक है। अब इस स्ट्रैंड पर जो ये रेप्लिकेशन होता है, लेगिंग स्ट्रैंड पर खंडों में होता है, फ्रेगमेंट्स में होता है। इन फ्रेगमेंट्स को एक जापानी साइंटिस्ट था ओकाजाकी, उन्होंने सबसे पहले देखा था इसको, तो इनको ओकाजाकी फ्रेगमेंट भी कहते हैं। क्या कहते हैं इनको, ओकाजाकी फ्रेगमेंट। और ये ओकाजाकी जो फ्रेगमेंट होते हैं, बाद में इनको डीएनए लाइगेज एंजाइम जोड़ देता है आपस में। जब ये जुड़ जाएंगे तो ये भी एक आपका कंटिन्यूअस स्ट्रैंड बन जाएगा। और जब जैसे ये कंटिन्यूअस स्ट्रैंड बनेगा तो एक डीएनए मॉलिक्यूल से 2 नए डीएनए मॉलिक्यूल बन जाएंगे, जिनमें एक ओल्ड स्ट्रैंड रहेगा और एक न्यू स्ट्रैंड रहेगा। इसमें ये ओल्ड स्ट्रैंड रहेगा और ये न्यू स्ट्रैंड रहेगा। जो बेसलसन और स्टाल ने बताया था कि ये डीएनए का रेप्लिकेशन सेमी कंजर्वेटिव होता है। सेमी कंजर्वेटिव मतलब अर्ध संरक्षी विधि से होता है। और जब जब 2 नए डीएनए मॉलिक्यूल बनते हैं, इनमें एक ओल्ड स्ट्रैंड रहता है और एक नया स्ट्रैंड रहता है। इस विधि को सेमी कंजर्वेटिव मेथड ऑफ डीएनए रेप्लिकेशन कहते हैं। और इस प्रोसेस सेल डिवीजन की एस फेज में होती है। मैं बार बार आपको ड्यूरिंग दिस प्रोसेस मैंने आपको 5-6 बार बता दिया है, क्योंकि ये परीक्षा के अंदर वन वर्ड में या मल्टीपल चॉइस में या फिल इन द ब्लैंक में भी ये प्रश्न अनेकों बार पूछा जा चुका है कि डीएनए प्रतिकृतिकरण या डीएनए रेप्लिकेशन कोशिका विभाजन की कौन सी अवस्था में होता है, ठीक है। तो इस टाइप से डीएनए का रेप्लिकेशन होता है। इस डीएनए रेप्लिकेशन में ये सारे एंजाइम, जैसे डीएनए हेलिकेज अपन ने कहा, तो ये स्ट्रैंड को अलग करेगा। डीएनए गायरेज को है, स्ट्रैंड में जो कोइल्ड रहते हैं, जैसे डीएनए का स्ट्रैंड ऐसा रहता है, डीएनए हेलिक्स ऐसे रहते हैं, कोइल्ड रहते हैं, तो उनको कोइल्ड को स्ट्रेट करना, उनके बीच में जो तनाव है उसको दूर करने का काम कौन सा एंजाइम करेगा, डीएनए गायरेज करेगा। डीएनए गायरेज को हम लोग क्या करते हैं, अपना
टोपो आइसोमरेज भी कहते हैं। फिर प्राइमेज, ये नए प्राइमर की रिक्वायरमेंट को पूरा करेगा। डीएनए पॉलीमरेज, ये डीएनए जो नए न्यूक्लियोटाइड ये आरएनए प्राइमर और लाएगा, वो न्यूक्लियोटाइड को जोड़ जोड़ कर नया स्ट्रैंड सिंथेसिस करेगा। और उसके बाद जो है डीएनए लाइगेज, जो एक स्ट्रैंड पे जो छोटे छोटे फ्रेगमेंट में होता है, खंडों में होता है, जिनको हम लोग ओकाजाकी फ्रेगमेंट कहते हैं, वो ओकाजाकी फ्रेगमेंट को ये डीएनए लाइगेज एंजाइम बाद में भर देगा और नए स्ट्रैंड को सिंथेसिस करेगा। तो डीएनए लाइगेज एंजाइम का काम क्या रहता है, वो न्यूक्लियोटाइड को जोड़ने का काम करता है, ठीक है। और डीएनए पॉलीमरेज का काम क्या है, न्यूक्लियोटाइड को सिंथेसिस करना, न्यूक्लियोटाइड का संश्लेषण करना, नए स्ट्रैंड को बनाना, ठीक है ना। और नए स्ट्रैंड में यदि कोई गैप है ना, उसको भरने का काम डीएनए लाइगेज एंजाइम करेगा। इसके अलावा डीएनए पॉलीमरेज एंजाइम का एक और काम ये होता है कि डीएनए पॉलीमरेज एंजाइम यदि कोई गलत न्यूक्लियोटाइड, गलत कोई नाइट्रोजन बेस अगर डीएनए स्ट्रैंड में जुड़ गया है तो उसको प्रूफ रीडिंग करने का काम भी करता है। प्रूफ रीडिंग का काम का मतलब ये होता है कि उसको ताकि वो कोई गलत न्यूक्लियोटाइड ना जुड़ जाए। अगर गलत न्यूक्लियोटाइड जुड़ गया तो जीन म्यूटेशन हो सकता है, ठीक है ना। और जीन म्यूटेशन आप सभी को मालूम है हमारे लिए हार्मफुल रहते हैं और उसके कारण से कोई सी जेनेटिक डिसऑर्डर या अनुवांशिक विकार उत्पन्न हो सकता है, ठीक है ना। तो वो डीएनए पॉलीमरेज एंजाइम का काम केवल डीएनए के नए स्ट्रैंड का सिंथेसिस करना ही नहीं होता है, ये क्या काम करता, प्रूफ रीडिंग का काम भी करता। प्रूफ रीडिंग मतलब गलत न्यूक्लियोटाइड को जानना, पहचानना और उनको हटाना और उनकी जगह नए स्ट्रैंड, नए करेक्ट न्यूक्लियोटाइड को सिंथेसाइज करना, ये काम भी डीएनए पॉलीमरेज एंजाइम का होता है। और उस काम को करने में डीएनए लाइगेज उसकी काफी मदद करता है, क्योंकि जब जैसे कोई गलत, मान के चलो यहाँ पे कोई गलत न्यूक्लियोटाइड जुड़ गया तो ये क्या काम करेगा, डीएनए पॉलीमरेज एंजाइम उसको पहले तो हटाएगा, इसे हटा दिया ये, फिर नया न्यूक्लियोटाइड आया, वो नया न्यूक्लियोटाइड आ गया तो ये चेन में इसको भरने का काम, गैप भरने का काम कौन सा एंजाइम करेगा, ये डीएनए लाइगेज एंजाइम करेगा। तो इस प्रकार से ये प्रोसेस हमारी बॉडी के अंदर हमारी सेल में होती है। इस प्रोसेस में ये तो सारे एंजाइम थे, ये इस प्रोसेस का डायग्राम था। अब इस प्रोसेस के क्या क्या स्टेप होते हैं, इस प्रोसेस में सबसे पहला स्टेप तो हो गया आपका अनकोइलिंग होना। अनकोइलिंग मतलब विकुंडलन, है ना। किसका विकुंडलन, डीएनए स्ट्रैंड का, दोनों डीएनए स्ट्रैंड का विकुंडलन, अनकोइलिंग ऑफ टू डीएनए स्ट्रैंड। फिर उसके बाद होगा कुंडल के बीच के तनाव को दूर करना, टू रिलीव द टेंशन अमंग द डीएनए स्ट्रैंड्स, ठीक है ना। फिर उसके बाद आपका होगा समारंभन मतलब इनिशिएशन, फिर होगा सिंथेसिस मतलब संश्लेषण, फिर उसके बाद होगा आपका प्रूफ रीडिंग, है ना। और फिर उसके बाद होगा ज्वाइनिंग ऑफ डीएनए स्ट्रैंड, है ना। और उसके बाद पूरा नया डीएनए रेप्लिकेशन हो जाएगा। इस प्रकार से ये अलग अलग छोटे छोटे स्टेप में ये प्रोसेस होती है, ठीक है ना। क्या क्या स्टेप हो जाएगी, पहले तो अलग अलग होना दोनों स्ट्रैंड का, जिसको हम लोग अनकोइलिंग कहेंगे। फिर उसके बाद दोनों स्ट्रैंड के बीच के तनाव को दूर करना, फिर नए मतलब प्रोसेस का समारंभन होना, इनिशिएशन होना, और फिर उसके बाद सिंथेसिस होना, फिर उसके बाद प्रूफ रीडिंग और ओकाजाकी फ्रेगमेंट, या जो इस स्ट्रैंड पे जिसपे हमारा असतत या छोटे छोटे फ्रेगमेंट में डीएनए का रेप्लिकेशन हुआ था, उन फ्रेगमेंट को जोड़ना, है ना। और इन सारी प्रोसेस के बाद ये हमारे नए डीएनए मॉलिक्यूल्स बन जाएंगे। और जो भी नए डीएनए मॉलिक्यूल्स बनेंगे उन डीएनए मॉलिक्यूल्स में एक स्ट्रैंड तो ओल्ड रहेगा और एक स्ट्रैंड न्यू रहेगा। इस प्रोसेस को हम लोग डीएनए रेप्लिकेशन कहते हैं। ये प्रोसेस क्यों इतनी सिग्निफिकेंट है, क्यों इतनी महत्वपूर्ण है, कि जब तक ये प्रोसेस नहीं होगी तब तक सेल डिवीजन नहीं होगा। मतलब कोशिका विभाजन के लिए इस प्रोसेस का होना बहुत ही जरूरी है। तो इस प्रोसेस का सबसे बड़ा सिग्निफिकेंस क्या होता है, इस प्रोसेस के द्वारा जो सेल रहती है वो सेल डिवीजन के पहले मतलब कोशिका विभाजन के पूर्व सेल अपने डीएनए अमाउंट को डबल करती है बाय द प्रोसेस ऑफ डीएनए रेप्लिकेशन। इसके अलावा इस प्रोसेस के द्वारा सेल के अंदर ग्रोथ
और डेवलपमेंट होता है, मतलब कोशिका की वृद्धि और विकास होता है। इसके अलावा नए डीएनए मॉलिक्यूल सिंथेसिस होते हैं, जिसके कारण से सेल की जो मेटाबॉलिक एक्टिविटी होती है वो भी इंक्रीज होती है, वो भी फास्टन होती है। इसके अलावा जब कभी मान के चलो हमारी बॉडी के अंदर हमारा कोई डीएनए उसमें किसी प्रकार का कोई मान के चलो डैमेज हो गया, मतलब हमारा डीएनए क्षतिग्रस्त हो गया, तो क्षतिग्रस्त डीएनए की रिपेयरिंग या नए डीएनए स्ट्रैंड की सिंथेसिस भी इसी प्रोसेस के द्वारा होती है। तो ये प्रोसेस बहुत इंपॉर्टेंट है और इस प्रोसेस का होना बहुत ही आवश्यक है बिफोर सेल डिवीजन, मतलब सेल डिवीजन के पहले। ठीक है ना। तो अगर आपसे अगर बिल्कुल दो शब्दों में, दो लाइन में इसका महत्व लिखने के लिए कहें तो पहला महत्व तो क्या हो जाएगा, डीएनए रेप्लिकेशन या डीएनए प्रतिकृतिकरण कोशिका विभाजन के लिए आवश्यक होता है। सेकंड, इसी प्रक्रिया के द्वारा कोशिका अपने डीएनए की मात्रा को दोगुनी करती है और इसके अलावा यह कोशिका की वृद्धि और विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। ठीक है ना। इसको इंग्लिश में कैसे बताएंगे अपन कि बाय दिस प्रोसेस द सेल जस्ट डबल इट्स डीएनए अमाउंट, ओके, और इट हेल्प्स इन सेल डिवीजन, इट हेल्प्स इन ग्रोथ एंड डेवलपमेंट ऑफ द सेल। ठीक है। और इट इज आल्सो ए मैकेनिज्म ऑफ रिपेयरिंग ऑफ डीएनए मॉलिक्यूल। ठीक है ना। तो ये आपको परीक्षा के अंदर देखने को मिल सकता है। इसमें आपको मैंने जैसे छोटी छोटी पॉइंट स्टेप में समझाया। सबसे पहले आप डेफिनेशन लिख दो, ये वाली डेफिनेशन लिख दो और ये रे डायग्राम बना दो छोटा सा उसके नीचे। फिर उसके बाद उस प्रोसेस में कौन कौन से एंजाइम भाग लेते हैं उन सारे एंजाइम के नाम लिख दो। फिर उसके बाद आप प्रोसेस का प्रोसेस में ये डायग्राम बना दो और जो मैंने आपको प्रोसेस में कौन कौन सी चरण होते हैं, कौन कौन सी प्रक्रिया होती, कौन कौन से पद होते हैं, उनके नाम लिख दो और लास्ट में लिख दो डीएनए प्रतिकृतिकरण या डीएनए रेप्लिकेशन का सिग्निफिकेंस। सिग्निफिकेंस में या उसके महत्व में आप 2-3 पॉइंट लिख दो। अब इसमें एक छोटा क्वेश्चन भी कभी कभी, हालांकि ये प्रश्न देखना पड़ेगा अपनी एनसीईआरटी की बुक में है कि नहीं ये शब्द, अगर होगा तो आ सकता है, ओकाजाकी खंड क्या है। ठीक है ना। ये भी प्रश्न कोई एग्जामिनर जिसने काफी अगर मेहनत से पढ़ा है बच्चों को तो वो पूछ सकता है परीक्षा में। ठीक है ना। ओकाजाकी खंड क्या है। ठीक है ना। तो ओकाजाकी खंड की अगर आपसे 2 नंबर में या 3 नंबर में 2 नंबर से ज्यादा अधिकतम प्रश्न आएगा ही कि ओकाजाकी खंड क्या है। ठीक है ना। व्हाट इज ओकाजाकी फ्रेगमेंट। तो इसका आंसर भी मैं अलग से आपको समझा देता हूँ। डीएनए प्रतिकृतिकरण के दौरान डीएनए के एक स्ट्रैंड पर डीएनए का द्विगुणन छोटे छोटे खंडों में होता है। इन खंडों को बाद में डीएनए लाइगेज एंजाइम जोड़कर नए डीएनए स्ट्रैंड का संश्लेषण करता है। चूंकि इन खंडों की पहचान जापान के वैज्ञानिक ओकाजाकी ने की थी, इसलिए इन डीएनए खंडों को ओकाजाकी खंड या ओकाजाकी फ्रेगमेंट कहते हैं। इसी को अंग्रेजी में कैसे कहेंगे, कैसे समझेंगे, ड्यूरिंग डीएनए रेप्लिकेशन एट वन ऑफ द स्ट्रैंड of DNA parent DNA molecule, the DNA replication occurs in a discontinuous manner in which the DNA strands are synthesized in small fragments. Later on, these fragments were joined by DNA ligase enzyme. Because these fragments were discovered by Okazaki scientists, hence these fragments are known as ओकाजाकी फ्रेगमेंट्स। तो ये आपकी दोनों मीडियम में मैंने आपको इसकी डेफिनेशन भी समझा दी। तो ओकाजाकी फ्रेगमेंट, ओकाजाकी खंड किस प्रोसेस से संबंधित है, किस प्रक्रिया से जुड़े हुए हैं, वो जुड़े हुए हैं आपके डीएनए प्रतिकृतिकरण या डीएनए रेप्लिकेशन की प्रोसेस से। ठीक है ना। और 2 चीजें और आप याद रखो कि डीएनए रेप्लिकेशन या डीएनए द्विगुणन या डीएनए डुप्लीकेशन, मतलब हिंदी मीडियम वाले बच्चे इसको 2 तरीके से याद करें, डीएनए प्रतिकृतिकरण या डीएनए द्विगुणन। इंग्लिश मीडियम वाले बच्चे इसको ऐसे याद रखें, डीएनए रेप्लिकेशन या डीएनए डुप्लीकेशन, मतलब डीएनए रेप्लिकेशन को ही डीएनए डुप्लीकेशन कहते हैं। ठीक है ना। जो डीएनए से डीएनए बनता है ये प्रोसेस होती है डीएनए पॉलीमरेज एंजाइम की उपस्थिति में। और जब डीएनए से एमआरएनए बनता है, हालांकि इस प्रोसेस का नाम ट्रांसक्रिप्शन है, अनुलेखन है,
वो प्रोसेस आरएनए पॉलीमरेज एंजाइम की उपस्थिति में होती है, ठीक है ना। और ये बहुत ही सिग्निफिकेंट प्रोसेस है ये, और इसका अपना एक यूनिक रोल है हमारी बॉडी के अंदर, हमारी सेल्स के अंदर। और परीक्षा के अंदर ये बहुत बार ये प्रश्न 4 नंबर में पूछा गया है, तो परीक्षा के अंदर आता है। इसको आप लोग हल्के में ना ले, और मैंने आपको इतनी मेहनत से समझाया, आई थिंक आपको समझ में आया होगा। इस वीडियो को आप ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें। ओके, ऑल द बेस्ट।